हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड के साथ जो है CBSE का भी एक सिलेबस है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया और जो है समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जो ये समझाया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों जो है भाषा में समझाया जाएगा। तो ये जो है चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है NIOS बोर्ड के लिए और CBSE वाले बच्चों के लिए। तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम बहुत कुछ जानेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, फिर हम जानेंगे रेडक्स रिएक्शन क्या होती है। बहुत तरह की चीज़ें हम इसमें समझेंगे और उस पर जो है एनालाइज करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th NIOS and CBSE both classes are syllabus. Every day we observe different types of changes in our surroundings. Some of these changes are very simple and are of a temporary nature. Some other are really complex and of a permanent nature. We eyes keep in the tumbler in the exposed to the atmosphere. It is a melt and converted into water. When the tumbler containing this water is kept in a freezer, it is converted again into ice. Thus this is the temporary change and the substance come to the original form. Such changes are physical changes. However, milk once converted into the curds cannot be converted into milk. Such changes are chemical changes. These changes are permanent nature. Both physical and chemical changes are integral part of our daily life. We can present this change in the form of an equation. In this lesson, we shall discuss how to write and balance chemical equation. We shall also describe different types of chemical reaction. दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि ये हमारा जो चैप्टर है ये 10th क्लास के लिए है, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों चाहे NIOS बोर्ड के हों, दोनों ही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों में ही जो है केमिकल रिएक्शन जो है यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे हम देखेंगे
कि जो कुछ चीज़ें जो होती है हमारे वातावरण में जो होती है टेम्परेरली के टाइम के लिए होती है, और कुछ जो होती है परमानेंट के लिए होता है, यानी सदैव के लिए वो बदल जाती है। कहते हैं इसमें जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया था कि इसमें आइस की बात बताई जाती है। आपको पता है कि आइस जो होती है डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, उसको पानी में कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, और जो आप उसको फ्रीजिंग करोगे पानी को तो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चेंजेस जो होती है एक तरह के देखा जाए तो एक फिजिकली यानी जो है भौतिक चेंजेस के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। सेम अदर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे मिल्क होता है, यानी दूध जो है, दूध को चाहो तो आप दही में कन्वर्ट कर सकते हो, बना सकते हो, बदल सकते हो ना, लेकिन दही को दूध में कन्वर्ट करना संभव नहीं है। तो इसको जो हम कहते हैं केमिकल चेंजेस, यानी रासायनिक जो बदलाव होती है वो होता है इसमें, तो दोबारा से चेंज करना इसमें संभव नहीं है। इस चैप्टर में जो है हम बहुत कुछ समझेंगे और डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों को जो है बैलेंस हम किस प्रकार करते हैं। बैलेंस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बैलेंस नहीं कीजिएगा तो जो कोई भी रिएक्शन होगा वो विनाशकारी होता है, ये मैं सदैव ही बोलता हूँ, क्योंकि अधूरा जानकारी भी खतरनाक होता है। अगर कोई केमिकल को अगर बैलेंस ना किया जाए तो वो भी सदैव खतरनाक ही सिद्ध होता है। तो इसमें जो है हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे, कितने प्रकार जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कितने प्रकार की होती है। तो ये सारी बातें जो है इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। टुडे वी आर लर्न राइट एंड बैलेंस सिंपल केमिकल इक्वेशन, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, explores there a relationship between two mole, mass and volume of various reaction and products. Classify the chemical reaction and as a combination, decomposition, displacement and double displacement reaction and etc. Define the oxidation and reduction process, redox reaction and correlates this with the cohesion and density and other aspects of daily life. दोस्तों यहाँ पर जो है हम हर तरह के बैलेंस के बारे में समझेंगे, जानेंगे, जिसमें आपके समक्ष जो होगा कम्बिनेशन, डिकम्बिनेशन, सारे तरह के होंगे, ठीक है। साथ में आपके जो होंगे वो होंगे कि जंग किसे के जंग लगना क्या होती है, फिर से जो आप चिप्स इतने सारे खाते हो तो उसमें कौन सी गैसें दिया जाता है, तो रेंसिटी में आ जाती है। तो जो हमारे जीवन में जो असामान्य घटनाएँ घटती है उसके बारे में भी हम इसमें विचार विमर्श करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। Today our topic is chemical equation. You must have observed many chemical changes in a nature, in your surrounding and in your daily lives. Let's perform few activities to observe of changes. Take a 2 centimeter long magnesium ribbon. Clean it with a pieces of the sandpaper. Hold it firmly with the pairs of tongs and heat it over the spirit lamp or a burner until it's warm. Keep the ribbons as far as possible for your eyes. What do you observe? The magnesium ribbons burn with the dazzling lights and liberate a lot of heat. It is soon converted into the white powder substance. So in this figure, the tongs as the hold a ribbon, magnesium ribbon, and burn it. The particle of MgO यानी magnesium oxide are formation. The white powder of MgO from a Chinese dish. The experiment of burning of magnesium ribbon. दोस्तों जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो कि यहाँ पर जो है मैग्नीशियम रिबन को जो है हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि जलाने से पहले जो है मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है एग्जामिनर के समक्ष। और दूसरा जो बनता है इसमें कि जो मैग्नीशियम रिबन है जब जलता है तो क्या फॉर्मेशन होती है, क्या बनता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें जो है वाइट पाउडर यानी सफ़ेद जो है पाउडर के रूप में जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और जब इसको जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम रिबन जो है जलती है और इसके साथ जो है
कुछ पार्टिकल मैग्नीशियम के जो है उसके साथ गिरती रहती है, जो कि आप चाइना डिस्क में जो है आप उसको कलेक्ट कर सकती हो। तो ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है, कई बार एग्जामिनर का जो है ये फेवरेट रहा है। द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ डज वन डिस्क्राइब दिस chemical changes. The two reactions mentioned above can be written as a word of flow. Magnesium plus oxygen reactant, a formation of magnesium oxide product, and zinc plus disulfuric acid, the formation of zinc sulfate plus hydrogen gas formations. A substance which undergoes a chemical changes is called reactant, and the substance which is formed as a result of chemical changes is called product. In reaction, magnesium and oxygen undergo two chemical changes and they are the reactant. In a reaction 2, zinc and sulfuric acid the reactants, and similarly in the reaction 1 magnesium oxide is a new substance is formed. It is the product. Can you now say that what is the product is a reaction? Yes, it is a zinc sulfate and hydrogen. In a chemical reaction, the reactants are written on the left hand side and product is written on the right hand side. This change of reactants into the product is shown through as an arrow. Use of plus sign is made then there are more than one reactants or there are more than one product. Let us see if you can complete this reaction given below. Calcium chlorines and calcium chloride means calcium chlorides is a center is a use of plus and chlorine calcium chloride is a use of equal. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जैसे आपने वहाँ पर रिबन जलाया था तो उसकी फॉर्मेशन क्या हुई थी। देखिए, मैग्नीशियम के साथ जब हम ऑक्सीजन को जो हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे समक्ष जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और रिएक्टेंस जो होती है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की होती है। ऐसा ही जो दूसरा हमारे समक्ष था एग्जाम्पल जिसमें जिंक क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है इसको रिएक्शन करवाया गया तो हमारे समक्ष जो प्रस्तुत हुआ जो प्रोडक्ट बनी वो बनी जिंक सल्फेट का, जो कि हाइड्रोजन के साथ वो गैस निकला। कहते हैं इसको रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन गैस का आना संभव ही होता है। कहते हैं सब्सटेंस अंडरगोस टू केमिकल चेंजेस कॉल्ड। देखिए, जो सब्सटेंस जो होता है केमिकल चेंजेस के थ्रू होता है उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं, और जो सब्सटेंस जो होती है केमिकल रिजल्ट क्या में कुछ बनती है वो प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, तो उसको हम प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन किया है तो आपको जो फॉर्मेशन हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हुई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब हमने किया था जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जो हमने रिएक्शन करवाया था तो हमारे समक्ष था जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस जो कि वो रिलीज़ किया था। तो ये जो है सिंपली फॉर्म में आपके समक्ष था, इसमें कोई भी आपको देख सकते हो कि यहाँ बैलेंस की कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे बैलेंस करने की हमें अत्यंत आवश्यक होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आगे भी बताया गया है। कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, रिटन अ केमिकल इक्वेशन। फ्रेंड, रिटन अ केमिकल इक्वेशन, is there any other shorter way for the representing a chemical changes? Yes, this can be done through a chemical equation. A chemical equation can be made a more concise and useful if we use a chemical formulas. Instead of word, in the preview lesson, you have already studied how to represent a compound with the help of a chemical formula. Now, if you substitute and formulas of magnesium and oxygen and magnesium oxide for their word equation, we are get Mg plus O2. Friend, Mg plus O2 is equal to MgO. Friend, here it is not a complete balanced. Similarly, substituting of formulas from what is equation B, we get zinc plus hydrogen sulfide. The formation of zinc sulfide plus hydrogen gas release.
दोस्तों हमारा जो इस टॉपिक में है, जो हमें लिखना सिखाया जा रहा है कि रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार लिखें। जैसे कि आपने दो एग्जाम्पल आपने देखा था, तो वहाँ तो सिर्फ हम नाम से ही रिप्रेजेंट किए थे। तो मैंने पहले ही कह चुका था कि हम जो है इसको आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, समझेंगे। तो इसमें यही बात को समझाने की कोशिश किया गया है कि अगर मान लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है मैग्नीशियम एक ही है, ऑक्सीजन दो है, बट जो फॉर्मेशन हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो MgO, तो ये जो है अनबैलेंस्ड है। इसको भी हम बैलेंस करना सीखेंगे। साथ में इसका दूसरा जो रिएक्शन बताया गया था जिंक और जो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो उसमें जिंक ऑक्सल्फाइड जो है हमारा बना था और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ हुआ था। तो इस तरह से जो है हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म लिखते टाइम ये बात बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि ये बैलेंस है कि नहीं। अगर ये बैलेंस नहीं होगी तो ये जो है आपके लिए जो है सही नहीं रहेगी। डू यू रिमेंबर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स स्टडी इन द प्रीव्यू लेसन? अकॉर्डिंग टू इट, द मार्क्स एंड द नंबर ऑफ आटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंस should be equal to the mass and number of atom present in product. Let's count the number of atom on both side, left hand side and right hand side of the chemical equation. We find that equation, the number of oxygen atoms on the right hand side and the left hand side are not equal. However, in the numbers of atom on the both side is equal. Such a chemical equation in which the number of atom is not equal to the both side of the arrow, but still present of chemical are called to the skeletal chemical equation. A skeletal chemical equation can be balanced by using suitable coefficient in their equation. We shall study the balancing of chemical equation in following section. दोस्तों यहाँ पर आपको शायद याद ही होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स के जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेसन में, उसमें हमने जाना था कि इसके जो अनुसार जो था, द मार्क्स एंड द नंबर ऑफ आटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंस एंड शुड बी इक्वल टू द मार्क्स एंड नंबर ऑफ आटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ये तो चलिए बहुत ही आसान था ये भी। लेकिन अगर जर्नली आप देखोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स का डेफिनेशन सिंपल अगर आपको याद करना है तो आप सिंपली ये याद कर सकते हो कि लॉ ऑफ conservation of marks state that marks can neither be created and nor be destroyed in a chemical reaction. तो ये भी आप जो है सिंपली याद कर सकते हो। कई जगहों पर ये लिखी होती है, क्योंकि NIUS में जो है इन्होंने अपना वर्ड दिया है, बट बहुत से CBSE में आप यही देखोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेट दैट मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी बहुत आसान रहता है आपके लिए, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, एग्ज़ाम व्यू से भी। तो ये चीज़ें याद करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे यही बात बताई गई है कि आपको जब इक्वेशन लिखना होता है, तो अभी आपने देखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था तो हमारा MgO बना था। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो है दो परमाणु जुड़े हुए थे, ये आपने देखा था, और इधर साइड जो है कहीं दो हमें देखने को नहीं मिला। तो इसका अर्थ यही हुआ कि ये जो बैलेंस हुई वो जो थी एकदम जो थी कंकाली थी, ठीक है, यानी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन थी, कंकालीय रासायनिक समीकरण थी। क्यों? क्योंकि कारण इसका ये था कि दोनों तरफ वो बैलेंस नहीं थी। जब तक वो बैलेंस नहीं होगी तब तक जो है वो कोफिशिएंटली इक्वेशन नहीं बनेगी, और इसको बनाने के लिए आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है। अगर बैलेंस नहीं कीजिएगा तो ये जो है नहीं बैलेंस कहलाएगी, ठीक है। आगे जो हम समझेंगे तो और भी इसके बारे में जानेंगे कि और बैलेंस हम जो है कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए कौन सी सिंबल्स, कौन से रिएक्शन क्या करने चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स, मैटर कैन बी नेदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय। Thus, marks of each element present in the product of a chemical reaction must be equal to the marks present in the reactants. Second definition. In other words, the number of atoms each element remain the same before the after a chemical reaction. In a balanced chemical equation, number of atom of particular element present in the reactant and product must be equal. If not equal, is said to be not a balance. Let's consider
the above two equations. Magnesium plus oxygen. Magnesium Mg1 1 molecules and oxygen is 2 molecules, but it is a product is MgO. It is not a balanced. Secondly, zinc and H2SO4. The product is ZnSO4 plus H2O. Here is already balanced the equation. How to different? Which one of the above two is a balanced? It is a which above that is equation is 4 is a balance as the number of zinc and hydrogen and sulfur atom are equal on the both side of the equation. Therefore, equation is said to be a balanced chemical equations. Now that about equations 3, by the simple inspections we can see that the numbers of atom is a magnesium in their reactant set to equal to the number of atom of magnesium in the product side. However, the number of atom of oxygen on the reactant side is 2, but only 1 atoms of oxygen in the product side is MgO. To make a same number of atom of oxygen in the product side, we shall have to be written 2 MgO. Now to the equation become Mg plus O2 is equal to 2 MgO. दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया ही था कि जो बैलेंस हम करते हैं केमिकल इक्वेशन वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी किया था कि कोई भी केमिकल को ना तो हम उसको विनाश करते हैं ना हम उसको सूजन करते हैं, यानी उसको एक रूप से हम दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनती है ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम उसको विनाश कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंजेस कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मार्क्स के जो है डेफिनेशन है। मैटर कैन बी नेदर बी अ क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कभी भी हम इसको उत्पत्ति नहीं कर सकते ना विनाश करते, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं। तो ये सच्चाई भी है और इसको हमें समझना भी है। यहाँ पर हमने जो है 2 इक्वेशन देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड के, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हुए जिसमें MgO बनाया था और जिंक को जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके दिखाया था। तो चलिए, मैग्नीशियम प्लस O2 जो है ये अनबैलेंस था। मैंने पहले ही बताया था कि ये रिएक्शन जो हुई है वो अनबैलेंस हुई है। लेकिन सेकेंड जो है जिंक सल्फेट, जिंक प्लस H2SO4, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बेटा बना ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए इसमें देखो इधर साइड देखिएगा लेफ्ट साइड, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो इट मीन कि ये बैलेंस्ड है। जिंक भी है, एक इधर है इधर भी एक है, तो जिंक भी बैलेंस्ड हो गया। और SO4 है तो इधर भी SO4 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट था वो अनबैलेंस है, यानी ये नहीं बैलेंस है, यानी इसका जो समीकरण संतुलित नहीं है। तो ये बातें हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम इसको संतुलित कैसे करें। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि हम इसको इक्वेशन को बैलेंस जो है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको हम कैसे बैलेंस करें। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं मैग्नीशियम के नीचे 2 लगा देते हैं प्रोडक्ट में, जो कि हमेशा ही गलत होता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको बैलेंस करने के लिए मिले तो कभी पावर के रूप में इसको सो नीचे नहीं लिख सकती हो। ये सदैव जो है इक्वेशन लिखने के पहले लिखा जाता है, जैसे कि इस इक्वेशन में लिख के दिखाया भी गया है कि Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2 MgO। हमेशा याद रखना कि जब भी बैलेंस करना है जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर 3, 4, 5 जो भी मर्जी अगर बैलेंस आता है वहाँ पर लिख सकती हो। ठीक है, लेकिन इसका जैसे ऑक्सीजन में लिखा हुआ है O2 लिखा हुआ है, नीचे उसके पैरों में 2 लिखा हुआ है, वो सिर्फ आपका प्रोडक्ट के समय ही रहेगा, लेकिन इसका जब फॉर्मेशन होती है तो कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। जब भी बैलेंस करना है तो इसको जो है पहले लिखना होता है, जैसे 2 MgO लिखा गया है, एंड 2 सदैव पहले होगा, चाहे वहाँ 4 हो चाहे किसी भी रिएक्शन के साथ हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है आपके लिए। अगर ऐसे नहीं लिखते हो तो शायद जो है आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा और आप जो है मुसीबत में पड़ जाओगे। तो ये बातें आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इन द above equation there is a shortage of one atom is a magnesium on the left hand side for balancing the number of magnesium atom. We need to put up 2 before Mg and their equation become a 2 Mg plus O2 is equal to 2 MgO. Here is a complete balance. Now the number of magnesium and oxygen atoms is equal on the both side
of the arrow and the chemical equation is said to be a balance. This method of balancing of a chemical equation is called to hit and try method. Friend, what is called to the balance is a hit and try method. And let's consider another reaction for written and the balancing the chemical reaction when the steam and pass over to the red hot iron hydrogen gas is involved to the magnetic oxide of iron Fe3O4 is obtained. This can be expressed as Fe plus H2O is equal to Fe3O4 plus H2O. If we examine the above equation, we find that equation is not be balanced. Let us try to balance it using to the following step. The first step, study the equation carefully and write the number of atom different element in the imbalance equation. Fe plus H2O is equal to Fe3O4 plus H2O. Friend, here is a Fe is a other side is a 3 and this side is a only 1. So no balance. Why is not balance? There is a see the table, compare the number of atom different element, its reactant and product. The number of atom in the reactant side is a Fe1, hydrogen 2, oxygen 1. But other side is product side. Iron is a 3 and hydrogen is a 2 and oxygen a 4. It means to not balance. Second step, we should be start balancing with the compound that are constant of maximum number of atom. The compound may be a reactants or product in compound. Select the element which is the maximum number of atom based on their selected to H3O4 in the above equation. In a Fe3O4, then element oxygen has the maximum number of atom. There are 4 oxygen atom on the right hand side and only 1 oxygen atom on the left hand side of the arrow. For balancing the oxygen atom, we can put the coefficient 4, means 4H2O. Now the equation become Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus H2O. Particularly is balanced, but third step is here Fe and hydrogen and iron hydrogen atoms are still not be balanced because iron is there side is 1 and other side is a 3. It is not a balance. Hydrogen is not balanced because there side is hydrogen is a 8 and other side is a only 2. It means to no balance. Let us balance the hydrogen atom. For this make a number and molecules of hydrogen as a 4 on the right hand side of the arrow. The equation now become Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2O. Here the hydrogen is a balanced and oxygen is a balanced, but iron is a not balanced. Let's take a other step. Fourth, now out of the 3 element only iron remaining the imbalance. For balancing iron, we written 3 atom of iron on left hand side. The equation become a balanced. Here Fe3 plus 4H2O and Fe3O4 plus 4H2O. It is a balance. And finally, their fifth step, the finally count the number of atom all the 3 element on the both side of the arrow. You will find that number of atom of oxygen, hydrogen and iron on the both side of the arrow are equal, and the balance equation is obtained as 3Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2O बैलेंस। दोस्तों यहाँ पर हमारे समक्ष जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एटम को इक्वल करने का जो है यहाँ पर बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, और जो बैलेंस होती है कोई भी रासायनिक समीकरण तो उसको हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें बताया गया है कि हमारे समक्ष जो है कोई भी जो जैसे कि आयरन है और ऑक्सीजन है तो उसके साथ कैसे हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ये इसको हम जो है रेड हॉट आयरन को जो है हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको समक्ष जो होगा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है Fe plus H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2।
दोस्तों इसको जो है हम अलग अलग स्टेप में जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम बैलेंस कैसे करें। देखिए दोस्तों, कहते हैं बैलेंस करना आपको अगर एक बार समझ में आ गया ना तो बहुत आसान तरीके से जो है आप बैलेंस करना सीख जाइएगा। तो देखते हैं हमारा स्टेप जो है, पहला स्टेप में कैसे आप जो है इसको बैलेंस को पकड़ सकते हो। पहले स्टेप में तो आपको ये देखना है कि हमारे जो है टेबल में आपने क्या करना है, रिएक्टेंस और जो है हमारा प्रोडक्ट यानी जो उत्पाद बना है और जो हमारा ये दोनों को हमने उसको पहले तो केमिकल देख लेना है कि क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर आयरन के रूप में जो हम रिएक्टेंस दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वही प्रोडक्ट में कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। हाइड्रोजन में इसमें 2 दिया हुआ है और इधर भी 2 है। तो ये तो चलो हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस दिखाया गया है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ 4 है, तो इतनी डिफरेंट है। तो इसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और एनालाइज भी करेंगे कि आखिर हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है देखते हैं। जैसे कि दूसरा स्टेप में आपके समक्ष बताया गया है, देखिए इसमें आप नोट कीजिएगा तो इसमें सबसे बड़ा जो है ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन इधर साइड 4 है 4 है, ठीक है, और इधर जो है ऑक्सीजन 1 है, अगर हम इसके जो है पहले में 4 लगा दें तो इसका मतलब जो है ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हमने ऐसा ही किया, यहाँ पर जो है हमने 4 लगा दिया यानी H2O में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है बैलेंस्ड हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब ऑक्सीजन को हमने बैलेंस करने के चक्कर में हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को अधिक बढ़ा दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले 2 था, अब जो हाइड्रोजन हो गया है 8, लेकिन इधर साइड जो है आपके समक्ष सिर्फ 2 ही दिख रहा है। तो इसमें जो है कितनी कमी हो पड़ गया, 6 की पड़ गया। अब इसको जो है हमें 8 कैसे करना पड़ेगा। जब तक हम इसको 8 नहीं करेंगे तब तक जो है ये बैलेंस नहीं होगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने 8 क्यों बोला, क्योंकि जो 4 आपने लगाया था और जो हाइड्रोजन के साथ 2 था, तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाते हैं यानी टोटल 8 हो जाते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था, तो 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाता है। तो ये बात याद रखना कि जो हमने यूज़ किया है और जो इसके पैरों में लगे होते हैं पावर के फॉर्म में, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर जो है टोटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है थर्ड स्टेप में आप जो है हम हाइड्रोजन को जो है बैलेंस करने के विचार करेंगे। आपको मैंने बताया भी था कि हाइड्रोजन जो है 8 हो चुका है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जो है दोस्तों हम थर्ड स्टेप में जो है हाइड्रोजन को जो है बैलेंस करना सीखेंगे। आपको तो पता ही है कि मैंने जो बताया था आपको कि हाइड्रोजन जो था 8 हो चुका है, ठीक है। जब हाइड्रोजन 8 हो गया बट इधर साइड जो था 2 ही था, तो इसको बैलेंस करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब देखिए कि यहाँ पर 8 हमने जैसे किया तो हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 4 जो है लगा जोड़ दिया। अब 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 होता है, तो इसका मतलब जो है हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे समक्ष जो है हाइड्रोजन हो गया पूरा संतुलित, ऑक्सीजन पूरा संतुलित हो गई, लेकिन हम एक चीज़ को भूल रहे हैं, वो है आयरन। आयरन यहाँ पर जो है 1 है और इधर साइड जो है 3 है, तो इसको बैलेंस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो पूरा इक्वेशन भी बैलेंस नहीं माना जाएगा। तो फोर्थ स्टेप में हमने यही बात को जो है दर्शाने की कोशिश किया है कि इसके अगर हम साथ देखिए इधर 3 है, अगर इधर हम 3 जोड़ दें, 3 से हम इसको मल्टीप्लिकेशन में रख दें तो हमारा जो होगा ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है इसका फिफ्थ स्टेप में यही बात दर्शाया गया है कि अगर हम Fe3 कर दें यानी 3Fe कर दें तो इसका मतलब जो है पूरा बैलेंस्ड हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस किस रूप में हुआ है, इधर साइड जो है Fe3 है और इधर भी देखिएगा तो Fe3 ही है। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 8 है, तो ये इधर भी हाइड्रोजन जो है 4 × 2 8 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है, इधर भी 4 ही है। तो इस तरह से जो है हमारा बैलेंस कंप्लीट हुआ। आपको जो है इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है, ठीक है, और इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉपी पेन लेके भी आप बहुत आसानी से समझ सकती हो। अगर आप चाहते हो कि मैं कॉपी पेन से भी आपको समझाऊं तो आपको जो है मुझे प्रोत्साहित करना पड़ेगा और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करना पड़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो मेरे पास टेक्नोलॉजी भी बढ़ेंगे और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, ये तब होगा जब आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दूसरे बच्चों को बताइएगा, तो क्या पता उनको भी समझ में आए, अगले को फॉरवर्ड कर दें। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाठी स्टडी बहुत ही हेल्पफुल है, जिसको मैं बताता ही रहता हूँ।
आगे का जो वीडियो का दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये पार्ट जो था हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही जरूरी था। अगला पार्ट जो है अत्यंत ही आवश्यक है, तो अगले पार्ट को आप मिस नहीं कीजिए, उसको देखिए और समझिए और जानिए। ठीक है, ये पार्ट में हमारा इतना था, हम अगले पार्ट बी पार्ट में मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।